क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है और आगे आज पढ़ेंगे, है ना। अगर लास्ट क्लास की अगर बात की जाए तो लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया? क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में पढ़ाया गया, मतलब एरिया के यूनिट के बारे में पढ़ाया गया, और उनके रूपांतरण मतलब एक इकाई से दूसरे इकाई में कैसे कन्वर्ट करते हो, कैसे उसको बदलते हो, यह सिखाया गया। अच्छा, उसके पहले भी क्लास की अगर याद दिलाओ तो सबसे पहले आपको लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ाया गया। मतलब अगर मैं लिखूं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो ये सभी को आप बोलोगे ये लंबाई नापने का इकाई है, मतलब इन सभी में आप किसी चीज की लंबाई को मेजर करते हो। लेकिन अगर मैं वर्ग इकाई लिख दूं, मतलब वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर लगा दे, वर्ग लगा दे, तो ये सभी चीज क्षेत्रफल यानी एरिया को मेजर करते हैं, है ना। इतना बताया आपको। किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सारे एरिया यानी क्षेत्रफल को मेजर करेंगे। इसमें सबसे बड़ी यूनिट जो है, बड़ी इकाई किलोमीटर स्क्वायर है, और सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर स्क्वायर है। मतलब बहुत छोटा सा अगर एरिया को मेजर करना हो तो मिलीमीटर स्क्वायर को यूज करते हैं, और बहुत बड़े एरिया को मेजर करने के लिए किलोमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इकाई और आपको बताया गया था, हेक्टेयर, है ना। हेक्टेयर, और हेक्टेयर में आपको बताया गया कि एक हेक्टेयर का जो मान है वो 10,000, है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। इतना चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया। इसके अलावा आपको यह भी बताया गया यूनिट को आप कैसे कन्वर्ट करते हो। किलोमीटर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सिखाया गया। मीटर स्क्वायर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये सारे कन्वर्जन आपको सिखाए जा चुके हैं लास्ट क्लास में। इतना सभी को याद है ना। अगर मैं एक उदाहरण दूं, चलो देखते हैं आपको कितना याद है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, और इसका आंसर चैट में ही देना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। अच्छा, चैट में देना है, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? चलो देखो, इसके लिए आपको क्या बताया गया था, इस तरीके से आप करते हो ना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है। मतलब आपको अगर लंबाई के बारे में याद है, लंबाई मिलीमीटर छोटी इकाई है, सेंटीमीटर बड़ी इकाई है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखते जाओ। अगर मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना चाहूँ, मतलब लंबाई की बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर मैं 10 से भाग देता हूँ, है ना, 10 से भाग देता हूँ। लेकिन अगर मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो आप बोलोगे 10 से भाग नहीं देंगे, इस बार 10 के वर्ग यानी 100 से भाग देंगे, है ना। इस बार आप 100 से भाग दोगे, क्योंकि इकाई अगर वर्ग हो गया तो नंबर भी वर्ग हो जाएगा, 10 की जगह 100 से भाग देंगे। अब आप 5,000 को तो 5,000 लिखोगे और इसमें 100 से भाग दे दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 शून्य कटेगा और आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था आप सभी को। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, रिकॉल क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, अब चैट में नहीं देना है। तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। देखो, एक दो आकृति है। पहले आकृति का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, देखो 40,000 लिखा हुआ है। दूसरे आकृति का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं दोनों ही को मिला दूं तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा? कुल क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अभी आपका चैट सेक्शन को ऑफ कर किया जा रहा है, अभी आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे। आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में आंसर देना है। ट्राई करो इसको। अगर एक आकृति का क्षेत्रफल 40,000 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरे आकृति का क्षेत्रफल 2 मीटर वर्ग, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, आप सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो। पहले लंबाई को देखो, सेंटीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सेंटीमीटर वर्ग आ गया तो क्या करोगे?
15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और है, जल्दी जल्दी सोल्व करो। देखो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? दोनों को अगर मिला दे तो टोटल एरिया क्या होगा? 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल सेक्शन एंड कर रहा हूं और अब आपको चैट सेक्शन आपका ओपन है। अब ध्यान से देखें, अगर कोई डाउट होगा तो इसको लिखना चैट में। अब देखो, दो आकृतियां है। पहले का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब दूसरे का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। मतलब साफ दिख रहा है कि पहले वाले क्षेत्रफल का जो भी आकृति है उसका इकाई सेंटीमीटर वर्ग में दिया गया है, दूसरे आकृति का क्षेत्रफल मीटर वर्ग में दिया हुआ है। मतलब सीधे सीधे तो हम इसे नहीं जोड़ सकते, दोनों को सीधे सीधे नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आपको सिखाया गया था कि दो अलग अलग इकाई को हम सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते। अब क्या करोगे? मैं इस 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर वर्ग में बदलना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मीटर स्क्वायर में बदलने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये पता है कि सर अगर लंबाई की बात करूं, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो सेंटीमीटर छोटा इकाई है, मीटर बड़ा इकाई है, और सेंटीमीटर से मीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना होता है तो आप 100 से भाग लगाते हो, है ना? आप 100 से भाग लगाते हो। तो अगर मैं सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग जाना चाहूं तो आप बोलोगे सर इस बार 100 से भाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इकाई भी हमारा वर्ग हो गया, तो हम 100 के जगह पर 10,000 से भाग लगाएंगे। और ये 10,000 कहाँ से आया? 100 का वर्ग हो गया, है ना? 100 का वर्ग मतलब 10,000, है ना? 4 शून्य हो जाएंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया? तो किस चीज से भाग लगाओगे? 10,000 से भाग लगाओगे। अब आपको पता है 40,000 सेंटीमीटर वर्ग लिखा हुआ है, इसको मैं मीटर वर्ग में लिखना चाह रहा हूं, तो आप क्या करोगे? 40,000 को तो ऐसे ही लिख दोगे, है ना? इसमें आप 10,000 से भाग लगा दोगे। 10,000 से भाग लगा दिया तो दिख रहा है मैं 4 शून्य तो कट गया, 4 शून्य तो हमारा ऊपर नीचे कट गया, बचा कितना? ये हमारा बचा 4 मीटर वर्ग, है ना? 4 मीटर वर्ग। अब आप देखोगे पहली वाली जो आकृति है इसका क्षेत्रफल 4 मीटर वर्ग है, दूसरा वाला जो आकृति है इसका क्षेत्रफल 2 मीटर वर्ग है। अब हम क्या करेंगे? दोनों का इकाई एक ही हो गया ना, यह भी मीटर वर्ग में, यह भी मीटर वर्ग में। अब मैं दोनों को सीधे सीधे जोड़ सकता हूं और बोलूंगा टोटल जो क्षेत्रफल होगा वो 6 मीटर वर्ग होगा, यानी 6 मीटर स्क्वायर होगा हमारा सही आंसर। अब अगर ऑप्शन को देखो तो काफी बच्चों के आंसर बी आए थे, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी 6 लिखा है, यहाँ भी 6 लिखा है, लेकिन इस वाले में सेंटीमीटर वर्ग लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर वर्ग लिखा है। समझ में आया सभी को? ये बताओ, चैट में लिख के जल्दी से बताओ, अगर समझ में आया तो वाई लिखेंगे, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, और ये भी लिखोगे क्या नहीं समझ में आया अगर कोई डाउट है तो। समझ में आ गया ना सभी को? चलो, अगर ये समझ में आ गया, देखो आज के हमारे पहले टॉपिक क्या है। तो आज हमें सबसे पहले क्या देखना है? यह सीखना है कि टू डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशनल फिगर या टू डायमेंशनल शेप या द्विविमीय आकृति। क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति। इसे यह क्या होता है? देखो, आप कई बार अपने डेली लाइफ में सुनते हो किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना? सभी लोग ने सुना है। चैट में बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सुना है ना सभी लोगों ने? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना? ये सारे वर्ड आप लोगों ने सुने। तो ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वर्ड सुनते हो ना, यही इसे हम वीमा कहते हैं। मैथ्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वीमा, वीमाएं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायमेंशन। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही वीमा कहते हैं, इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। अब अगर कोई ऐसा आकृति हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, है ना? अगर मैं एक रेखा बना दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं सिर्फ एक लाइन बना दूं इस तरीके से, तो इसमें लंबाई है या नहीं है? आप बोलोगे सर इसमें एक लंबाई है ना? ये इतनी लंबी रेखा है ना? बोलोगे 5 सेंटीमीटर है ना? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, तो इसे हम वन डायमेंशनल बोलेंगे। ठीक है, 1D बोलते हैं। इसमें एक विमा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लंबाई है। इसकी कोई चौड़ाई है क्या? कोई चौड़ाई नहीं है। इसकी कोई ऊंचाई है क्या? तो कोई ऊंचाई नहीं है ना? अगर मैं AB की बात करूं तो इसकी सिर्फ लंबाई है, ना ही चौड़ाई है ना ऊंचाई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक डायमेंशन, है ना? इसे वन डायमेंशनल बोलेंगे।
अगर कोई ऐसी आकृति हो जिसमें दो चीजें हो, मतलब दो विमा हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई हो, तो उसे हम टू डायमेंशनल बोलेंगे। ठीक, द्विविमीय बोलेंगे, मतलब लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाए, मतलब तीन विमाएं आ जाए, तो उसे 3D यानी त्रिविमीय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग द्विविमीय आकृति को समझते हैं, यानी टू डायमेंशनल आकृति क्या होती है। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है। अगर कोई समतल या कागज पर, मतलब आपके टेबल पर कोई आकृति आप बनाना चाहो, उसे आप खींच सकते हो, तो उसे टू डायमेंशनल कहते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। मतलब देखो, आप अपने कॉपी पर कोई इमेज बनाओ, कोई भी आकृति बनाओ इस तरीके से, तो इस आकृति में क्या है, एक लंबाई, कुछ लंबाई होगी और कुछ चौड़ाई होगी, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं है ना। तो अगर कोई पेपर पे आप किसी आकृति को बना सकते हो, तो वह टू डायमेंशनल या द्विविमीय आकृति कहलाती है। चाहे वो किसी भी तरीके की आकृति हो, चाहे मैं एक वृत्त बना दूं या कुछ भी इस तरीके से बना दूं। ठीक है ना, तो ये सारे आकृति क्या है, ये सारे के सारे आकृति आपको टू डायमेंशनल यानी द्विविमीय आकृति कहलाएगी। इसमें कोई भी मोटाई नहीं आएगी। आप अगर अपने कॉपी पर इसको बना के देखो, तो इसमें कोई मोटाई नहीं दिख रही होगी, ऊंचाई नहीं दिख रही होगी, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये सारे आकृति को द्विविमीय या 2D शेप कहते हैं। ठीक, अब देखो ये सारे फिगर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे फिगर क्या है, एक कॉपी पर बनाया गया है। तो ये सारे के सारे क्या है, टू डायमेंशनल आकृति है, 2D इमेज है, 2D शेप है। ठीक है, अब देखो ये सारे इमेज, इसे आप जानते हो ये त्रिभुज है, तीन भुजा है, इसमें चार भुजा है, चतुर्भुज है। इसको आपको पता है ये वृत्त है, वृत्त आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में। और कोई आकृति जिसमें छह भुजा है ना, एक दो तीन चार पांच छह, अगर छह भुजा है तो उसे हम षटभुज या हेक्सागन कहते हैं। ये सारी आकृति के बारे में आप सभी लोग पहले से जानते हो, है ना। ज्योमेट्री जब पढ़ाया जा रहा था उस वक्त भी आप सभी को बताया गया था। तो ये सभी आकृति क्या है, टू डायमेंशनल शेप है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, इसमें कोई भी ऊंचाई नहीं है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या क्या आपको दिख रहा है, ये सभी इमेज में आप देखो, क्या इसे हम 2D फिगर कहेंगे, तो नहीं, ये क्या है, गेंद है। अब गेंद, अपने डेली लाइफ में आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो, पेन देखते हो, इस तरीके का डस्टबिन देखते हो, या जो भी बॉक्स देखते हो, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सारे चीज क्या है, थ्री डायमेंशनल है, तीन 3D शेप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, 3D। अब बोलोगे सर 3D क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक लंबाई आ जाती है, एक चौड़ाई आ जाती है, और एक ऊंचाई आ जाती है। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आ जाती है। तो ऐसे सभी इमेज को 3D शेप या त्रिविमीय आकृति कहते हैं। अगर आप सभी को कॉपी पर रखोगे, अपने मोबाइल को आप अपने कॉपी पर रखो, तो एक लंबाई चौड़ाई के साथ उसकी एक मोटाई भी दिखती है, एक ऊंचाई भी दिखती है। अच्छा चलो मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। आप ये बताओ, आपका कॉपी का जो पेज है, एक पेज की बात कर रहा हूं, आपका कॉपी का पेज है, पहले ये देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये कॉपी का पेज है, इसे आप क्या बोलोगे, 2D या 3D, इसे आप 2 डायमेंशन बोलोगे या 3 डायमेंशन बोलोगे। सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूं। 2D कहेंगे, है ना, इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। 3D नहीं होगा कैलाश, देखो इसमें कोई मोटाई नहीं होती ना, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन आपकी अगर एक बुक की बात करूं, देखो अगर मैं इस तरीके से, या ईंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक बुक बना दे रहा हूं, ठीक है, आपका ये क्लास 9th का मान लो मैथ्स का बुक है, तो अगर किताब आप अपने, अच्छा हेलो माइक बंद सर। रखना है। हाँ बताओ। आपकी आवाज कट रही है सर, आप भी नहीं दिखाई दे रहे हो। आवाज सभी को कट रही है, आवाज आ रही है तो वाई लिखिएगा, आवाज आ रही है तो वाई लिखो, नहीं आ रही है किसी को तो एन लिखो। अच्छा आपके हाँ तरफ ये से हो सर। सक अच्छा सभी को आ रही है, हो सकता है आपका नेटवर्क इधर हो। ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलो क्या बता रहा था, देखो अगर आप बुक की बात करो, किसी किताब की बात करो, तो बुक के में आप क्या देखोगे, लंबाई चौड़ाई के साथ एक मोटाई दिखती होगी, है ना। काफी सारे जब पेजेस मिल जाते हैं तो एक मोटाई दिखने लगती है, तो इसे हम 3D कहेंगे, है ना, 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय कहेंगे आकृति। तो अब समझ में आ रहा है द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है। मतलब सिर्फ लंबाई चौड़ाई रहेगा तो द्विविमीय होगा,
लंबाई चौड़ाई के साथ एक मोटाई दिखेगा तो थ्री विमीय होगा, थ्री डायमेंशनल होगा। अब देखो बॉल की चर्चा करते हैं, बॉल में क्या होगा। आप ये बताओ, अगर कोई बॉल है आपके पास, कोई गेंद है, तो क्या आप इसे आप अपने टेबल पर सीधे रखोगे तो एक मोटाई दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये बताओ। हवा में एक मोटाई उसकी दिखेगी या नहीं दिखेगी, दिखेगी ना। तो दिखेगी तो उसे हम थ्री डायमेंशन कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम थ्री डायमेंशनल शेप कहेंगे, थ्री डी कहेंगे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई के साथ एक मोटाई भी है, ठीक है। अपने टेबल पे सीधे सीधे आप रख नहीं सकते उसको, ठीक है। चलो, तो थ्री डी और टू डी में अंतर समझ में आया सभी को कि टू डी क्या होता है, थ्री डी क्या होता है, ये समझ में आया सभी को। चलो, अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक में हमें पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ना। यहां से आपका एक्चुअल मेंसुरेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति आपका यहीं से शुरू हो रहा है। पेरीमीटर और एरिया यानी परिमाप और क्षेत्रफल। अच्छा, परिमाप के बारे में आपको पहले पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। पहले तो हम लोग परिमाप के बारे में देखेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। परिमाप के बारे में पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है ना। जब वृत्त पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। तो आपको बताया गया था वृत्त के लिए ज्यादातर परिधि यूज करते हैं, लेकिन बाकी किसी भी आकृति के लिए परिमाप यूज करते हैं, ठीक है। और तभी आपको बताया गया था कोई भी आकृति, है ना, कोई भी आकृति की जो उसकी सीमा होती है, सीमा की कुल लंबाई को ही उसका परिमाप कहते हैं, है ना। किसी भी आकृति को जो सीमा होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है, तो उसकी ही पूरी लंबाई को हम उसके परिमाप कहते हैं, चाहे वो कोई भी आकृति हो। मैं मान लो एक आकृति बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आकृति दिख रहा है। अब इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी सी डी। तो अगर इसकी पूरी परिमाप आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे ए बी, मान लो ए बी की लंबाई आपने देखा 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दिया ए बी। उसके बाद क्या करोगे, बी सी, तो यहां पर लिख दिया बी सी। फिर आप किए सी डी, यहां पर सी डी और डी ए, है ना। तो इसके पूरी सीमा को आपने ऐड कर दिया, तो इसके पूरे बाहर बाहर जो भी बाउंड्रीज थी इसको जोड़ दोगे। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, 20 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, और जो भी जोड़ के आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो बाउंड्री की पूरी जो लंबाई होती है उसे ही परिमाप कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, तो इस त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसके बाउंड्री को आप जोड़ दो, मतलब तीनों ही भुजा को आप जोड़ दोगे। तो आप बोलोगे पहले सर हमारा ए बी आएगा, है ना, ए बी प्लस क्या करोगे बी सी, तो यहाँ पर बी सी लिख दोगे। फिर क्या करोगे ए सी, तो यहाँ पर ए सी लिख दोगे। तो ये त्रिभुज का जो परिमाप होगा जिसे मैं पी से लिखूंगा, ठीक है, पी से लिखते हैं इसको जनरली। तो पी यानी परिमाप ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर होगा। ये समझ में आया सभी को, परिमाप क्या होता है, ये सभी को समझ में आया। किसी भी आकृति की बाहर की जो पूरी लंबाई होती है, उसकी भुजाओं की पूरी लंबाई जो होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे, ठीक है। चलो, तो इस त्रिभुज के लिए आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जल्दी से बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ये भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, जल्दी से बताओ। 24 सेंटीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर। क्या किया, ए बी 10 में 8 को जोड़ा और 8 में 6 को जोड़ा, ठीक है। तीनों भुजा को जोड़ दोगे आपका परिमाप आ जाएगा। अब देखो ध्यान देने वाला क्या इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान देना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि परिमाप के बारे में देखो क्या यहां लिखा हुआ है। परिमाप सीमा की एक लंबाई है, इसको ध्यान देना, हमेशा याद रखना, ठीक है। परिमाप क्या है, किसी भी चीज की जो परिमाप होती है वो एक प्रकार की लंबाई होती है। इसे लिख लेना अपने कॉपी में इसी तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिख देना। परिमाप एक प्रकार का लंबाई है,
अब लंबाई का इकाई क्या होता है, आपको बताया गया किसी भी चीज की लंबाई को हम सेंटीमीटर, मीटर, है ना, मिलीमीटर या किलोमीटर, इसी तरीके मेजर करते हैं ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारे इत्यादि मेजर करते हैं। तो परिमाप की भी जो इकाई होगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ही होगी। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे किसी भी चीज का परिमाप 24 सेंटीमीटर वर्ग, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि परिमाप हमेशा एक लंबाई होती है। देखो वही लिखा है, परिमाप एक इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि, क्योंकि परिमाप एक तरह का लंबाई होता है। ये समझ में आया सभी को? ये सभी को समझ में आया? चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ठीक है, तो परिमाप का इकाई भी आपको ध्यान रखना सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि में होगा। अब देखो यहां पर जल्दी से बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? एक चतुर्भुज दिख रहा है। अगर मैं इस चतुर्भुज की परिमाप के बारे में बोलूं तो आप क्या कहोगे? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस आर, मतलब ये सभी भुजा को जोड़ देंगे, पी क्यू क्यू आर आर एस प्लस एस पी, तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आकृति, कैसा भी आकृति हो, अगर मैं ये आकृति बना दूं, यहाँ पर आप देखो, तो इसमें मैं सभी भुजा की लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर दे दूंगा। आपको बोल रहा हूँ सभी भुजा बराबर है और सभी की भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो जल्दी से बताओ परिमाप कितना होगा? इस वाले आकृति का परिमाप कितना होगा? पंचभुज जो दिख रहा है आपको, है ना, तो आप बोलोगे सर सभी भुजा ए बी बी सी सभी का मान 4 सेंटीमीटर है, तो मैं सभी की जगह पर 4 सेंटीमीटर रख दूंगा। कितने बार आप लिखोगे? 5 बार आप लिखोगे, है ना, तो आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर, और यहां से आंसर आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 आ जाएगा ना। 4 सेंटीमीटर को 5 बार जोड़ोगे तो 5 गुना 4 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना, चाहे वो कैसा भी आकृति हो। अब ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इस आकृति का भी परिमाप होगा क्या? जो आकृति अभी बनाया गया है, ये वाली आकृति देखना, नहीं इसकी परिमाप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह खुली आकृति है ना, परिमाप हमेशा बंद आकृति के ज्ञात करते हैं। ठीक है, परिमाप बंद आकृति के ज्ञात करते हैं। परिमाप के बारे में सबको समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाते समय भी आपको बताया गया था कि कोई भी आकृति, है ना, उस समय वृत्त के बारे में बताया गया था, लेकिन आपको मैं बोला था कोई भी आकृति अगर वो बंद आकृति है तो बंद आकृति द्वारा जो भी स्थान घेरा जाता है, जो भी स्थान घेरा जाता है उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर मैं वृत्त बनाऊं, ठीक है, तो वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, यही पढ़ाया गया था ना उस समय, यही पढ़ाया गया था कि वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान को ही वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। अब मैं वृत्त के जगह पर कोई और आकृति बना लेता हूं, मान लो त्रिभुज बना लिया, है ना, त्रिभुज बना लिया, तो ये एक बंद आकृति है, त्रिभुज एक बंद आकृति है, और इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा इसे ही हम क्या कहेंगे? इस स्थान को क्या कहेंगे? इस स्थान को इसका क्षेत्रफल कहेंगे, है ना, इसका क्षेत्रफल कहेंगे। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। इतना समझ में आया? क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर का पूरे भाग का मेजरमेंट, उसका माप। ठीक है, तो उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, चाहे वो कैसा भी आकृति हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आयत दिख रहा है, एक चतुर्भुज भी कह सकते हो, चतुर्भुज बोलो या आयत बोलो। तो ये अगर चतुर्भुज है तो इसके अंदर का जो पूरे भाग का अगर आप मेजरमेंट निकालोगे कितना स्थान घेर रही है, तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, लास्ट क्लास में आपको क्षेत्रफल की ही इकाई के बारे में पढ़ाया गया था, तो आप बताओ क्षेत्रफल का इकाई क्या लिखोगे? किसी भी चीज का क्षेत्रफल का इकाई क्या लिखोगे? क्षेत्रफल का इकाई आप बोलोगे सर मैं वर्ग इकाई में लिखता हूं, है ना, वर्ग इकाई लिखता हूं। वर्ग इकाई लिखने का क्या मतलब हुआ? या तो मैं सेंटीमीटर वर्ग लिखूंगा, या तो मैं मीटर वर्ग लिखूंगा, या किलोमीटर वर्ग लिखूंगा, या मिलीमीटर वर्ग लिखूंगा। इसी तरीके से लिखते हो ना, तो वही बोला गया क्षेत्रफल का मान सदैव वर्ग इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको किसी भी चीज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग इकाई यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में ही लिखोगे। कभी भी आप क्षेत्रफल ऐसे नहीं बोल सकते कि क्षेत्रफल हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ये गलत हो जाएगा।
क्षेत्रफल आप 5 सेंटीमीटर वर्ग बोलोगे, ठीक है, ये हमारा सही होगा क्षेत्रफल के लिए, ये गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया सभी को? ये समझ में आया ना सभी को? चलो ठीक है। देखो, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं ऐसा कोई भी आकृति बनाऊं, आपको कई बार बताया जा चुका है, तो इसके जो अंदर का भाग होगा यही इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। तो इसके अंदर के भाग को इसका क्षेत्रफल कहेंगे। अगर इस तरीके से आकृति बना दें तो इस वाले भाग को इसका क्षेत्रफल कहेंगे, है ना। तो इस वाले भाग को इसका क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, अगर मैं इस तरीके से कोई आकृति बनाऊं, ठीक है, और इसका आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है, परिमाप पूछा जा रहा है, पेरीमीटर, तो आप कौन सी भुजा को जोड़ोगे? देखना, परिमाप के बारे में आपको बताया गया, बाहर 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 वाले बाउंड्री को जोड़ते हैं ना, सीमा को जोड़ते हैं, बाहरी बाउंड्री को जोड़ते हैं। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे आओगे, ये आओगे, ठीक है, ये वाली दूरी को आपको नहीं मेजर करना है, ठीक है। तो बाहर बाहर वाली जो लंबाई होती है उसे ही हम सिर्फ मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, इस तरीके से मैं एक आकृति बना रहा हूं और यहां बना दो इस तरीके से PQRS, तो PQRS का परिमाप क्या होगा ये बताओ? परिमाप की बात की जा रही है, क्षेत्रफल की बात नहीं की जा रही। PQRS का परिमाप क्या होगा? तो आप बोलोगे सर PQRS का परिमाप जो होगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP प्लस PR, ऐसा होगा। ऑप्शन 1 है आपके साथ, या PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, इतना ही होगा। ये ऑप्शन 2 है आपके पास, एक या दो। परिमाप ज्ञात करने के लिए आप इस PR को जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? दो होगा, इसका मतलब आपको पता चल रहा है ये वाला नहीं होगा। बाहर वाले दूरी को बस जोड़ते हैं, बाहर वाले को जोड़ते हैं, बस हम क्या करेंगे, इन चारों भुजा को जोड़ेंगे, ये अंदर वाले भुजा को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आइए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी क्वेश्चन आपको दिखेगा, आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया है और त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको। काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी कम समय दिया जाएगा आपको। तो अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और आंसर कीजिए। परिमाप बताइए। चित्र में आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, इसका परिमाप क्या होगा? दस सेकंड और आपके पास। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। अगर आपको परिमाप का कंसेप्ट पता है तो आप काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 17 सेंटीमीटर वर्ग, 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर, या 17.5 मीटर? चलो 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखिएगा, इस चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो आप बोलोगे परिमाप को सर मैं P से लिखता हूं। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि परिमाप को जनरली P से लिखते हैं। अब अगर इसका मैं नाम दे दूं ABC, अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, तो आप बोलोगे सर इसकी जो परिमाप होगी इसकी भुजाओं की लंबाई होगी, मतलब AB प्लस BC प्लस AC, है ना। सभी भुजा को जोड़ दोगे, ये वाली भुजा AB, फिर BC, फिर AC, मतलब एक चक्कर लगाना है,
एक चक्कर लगाना है, परिमाप। अब ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 5.5 है। बी सी की लंबाई कितनी है, अच्छा यूनिट भी लिखते चलो साथ के साथ, यूनिट भी लिखते चलो, 5.5 सेंटीमीटर। बी सी की लंबाई क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, है ना, सभी की लंबाई लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो इस तरीके से आप जोड़ा करो, 5 में 4 जोड़े तो 5 और 4 को जोड़ा तो 9 मिल गया। अब ये 0.5 मिलकर 1 हो जाएगा, तो 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। और ये 7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपका आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन ए में मुझे 17 दिख रहा है, यहाँ भी मुझे 17 दिख रहा है, और यहाँ भी 17 दिख रहा है। अब आंसर कौन सा होगा, अब आप ध्यान से देखो, आपका जो इकाई है सेंटीमीटर वर्ग तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है वर्ग इकाई तो क्षेत्रफल को मेजर करता है ना, और परिमाप के लिए हम लोग लंबाई वाला इकाई यूज करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, तो 17 सेंटीमीटर जो सही आंसर है। तीसरे वाले में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर लिख रखा है, तो मीटर नहीं होगा, 17 सेंटीमीटर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, है ना। समझ में आया सभी को, समझ में आया तो वाई लिखिए जल्दी से, कोई भी डाउट है छोटा सा तो एन लिखिए, सभी चीज समझ में आई। चलिए, चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन फिर से है, नीचे दी गई आकृति ए बी सी डी ई ए में परिमाप ज्ञात कीजिए, और कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है, यह वाला जो आकृति है यह आयत है। चलिए ट्राई कीजिए, चैट को मैं अभी बंद कर रहा हूं, होल सेक्शन में जाकर आंसर देना, पहले कैलकुलेट कीजिए। अपने कॉपी पे इसको सोल्व करें, सभी भुजा को ऐड करें और देखें कि क्या होगा आंसर। सर गुड इवनिंग, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। आपने अभी तक क्या पढ़ाया, मैं ज्वाइन नहीं हो पाई अभी, मैम से हमने हेल्प लेके ज्वाइन हुई हूँ मैं, तो आप ठीक प्लीज है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप 8.5 वाली लिंक जाती है ना आपके पास, जाती है, बट मैंने वो ज्वाइन ही नहीं करती थी कभी, क्योंकि मैं यही कर लेती थी। तो ठीक है, तो देखो काफी सारी चीज अब तक बताई जा चुकी है, तो 8.5 वाली क्लास, क्योंकि सारी चीज मैं तो अभी नहीं बता सकता है ना, तो 8.5 वाली क्लास कर लेना। दूसरा चीज, अभी तक आपको बस ये बताया गया, एक बार सुन लो, परिमाप के बारे में बताया गया कि परिमाप किसी भी आकृति, अच्छा माइक बंद करो पहले, हाँ, परिमाप के बारे में ही अभी तक मेजर पढ़ाया गया है कि परिमाप किसी भी आकृति की बाहर वाली जो सीमा होती है, सीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, बस। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अब तक। देखो एक आकृति दी गई है, इसके परिमाप का क्या मान होगा, पंद्रह सेकेंड और है आपके पास, 15 सेकेंड और रुक रहे हैं। दस सेकेंड और, आखिरी 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, माइक बंद करना है। चलो अब देखो, अब देखो यहाँ पर एक आकृति दी गई है ABCD, जिसमें बोला गया ABCD क्या है, ABCD एक आयत है ना। अच्छा, ज्यामिति जब पढ़ाई जा रही थी तो आयत के बारे में आपको बताया गया था कि आयत क्या है, एक चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, पहला बात आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद सम्मुख भुजा बराबर होती है ना, आयत में सम्मुख भुजा बराबर होती है,
तो जल्दी से मुझे सबसे पहले चैट में लिख के ये बताओ कि अगर एडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर आपको दिख रही है तो सीबी की लंबाई कितनी होगी, ये बताओ। सीबी या बीसी की लंबाई क्या होगी? सिर्फ 5 लिख रहे हो आप लोग, फिर से वही गलती कर रहे हो। 5 नहीं लिखना है आपको, लिखना है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आप बोलोगे सर बीसी की जो लंबाई होगी अभी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना, बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस आकृति की परिमाप की बात करूं तो परिमाप में कौन कौन से भुजा को आप जोड़ोगे? देखो, मान लो अगर मैं ए से चलना स्टार्ट किया तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैं सबसे पहले ए बी जाऊंगा, है ना, सबसे पहले मैं ए बी पे जाऊंगा, ठीक, फिर बी से सी पे जाऊंगा, फिर सी से ई पे जाओगे, फिर ई से डी पे जाओगे, और फिर डी से ए पे जाएगी, है ना। मतलब इस तरीके से आप गए, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ई, फिर ई डी, फिर डी ए, है ना। एक चक्कर आपका पूरा हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे? इस आकृति का परिमाप जो होगा वो बोलोगे सर ए बी प्लस बी सी प्लस सीई। सी डी मत लिखना, यहां पर देखना सी डी नहीं लिखा जाएगा, सी डी गलत होगा लिखना, सीई को लिख रहा हूं, फिर ई डी, और फिर डी ए, है ना। ये सभी की लंबाई को जोड़ दोगे तो ए बी की लंबाई आपको दिख रही है 8 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई दी नहीं गई थी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको पता है कि ये सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो अगर ए डी 5 सेंटीमीटर है तो बीसी भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ए डी 5 सेंटीमीटर है तो बीसी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, सी की लंबाई क्या है? तो सी की लंबाई हमें दिख रही है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिख रहा है 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखा ईडी, ईडी की लंबाई क्या है? ईडी की लंबाई मुझे दिख रही है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 4 सेंटीमीटर। और क्या बचा? डीए, तो डीए की लंबाई दिख रही है 5 सेंटीमीटर। अब इन सभी को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इन सभी को जोड़कर देखो, 5 को 5 से मैं जोड़ू, देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 5 से 5 को जोड़ रहा हूँ, है ना। 5 को 5 से जोड़ रहा हूँ तो हमें 10 मिल गया, 10 में 8 को जोड़ रहा हूँ तो 18 मिल गया, 18 में 4 को जोड़ रहा हूँ तो हमें 22 मिल गया, 22 में 3.5 को जोड़ रहा हूँ तो 25.5 मिल गया, है ना, 25.5। और इकाई क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर लिखूंगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इतना समझ में आया? ये समझ में आया ना? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें समझने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या था, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही था कि ये वाला जो भुजा आपको दिख रहा है सी डी, इसको नहीं जोड़ना है, इस वाले को नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये भुजा तो है वो, लेकिन अगर सिर्फ किसी भी आकृति के परिमाप की बात की जाए ना तो बाहर बाहर वाले जो भुजा होते हैं, बाहर की जो सीमा होती है, बस उसकी लंबाई को जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर मैं इसे उदाहरण से समझाऊं, आपका कोई घर, अच्छा कोई बोल रहा है सर। हाँ गौतम, सर अगर ये आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट में लिख दो। हाँ बताओ, बोलो आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर अगर ट्रायंगल की जगह अगर एक सर्कल होता तो। ठीक है, अच्छा माइक बंद करो, मैं सुन लिया। अगर मान लो आपको ऐसा कुछ फिगर दे दिया जाए, इस तरीके से आपको फिगर दे दिया जाए, है ना, तो आप क्या करोगे? इन तीनों भुजा को आप जोड़ दोगे। मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर ये दी जाएगी, है ना, ये वाला हमें पता है कि ये अगर मान लो इसको 3 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये व्यास हो गया और ये त्रिज्या हो जाएगा, है ना, ये त्रिज्या हो जाएगा। अब आपको पता है किसी भी अर्धवृत्त का ये क्या हो गया? फिर अर्धवृत्त हो जाएगा ना, और अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा या परिधि जो होगी वो आपको पता है पाई आर, ये वाला पाई आर होगा ना, पाई आर प्लस 2r आपको सिखाया गया था, बट ये 2r ये वाला है, तो इस वाले को हम नहीं जोड़ेंगे, है ना, सिर्फ पाई आर को जोड़ेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो अगर कभी ऐसा फिगर आए, इस तरीके का फिगर आए, तो आपका जो परिमाप होगा बस ये वाले को आप जोड़ोगे, 1 2 3 और ये वाला। समझ में आया?
इतना समझ में आया नहीं आया? चैट में लिख के बताओ, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों करते हैं, तो मान लो इस तरीके का आपका घर है, ठीक है। मान लो ये आपका घर है। अब इस घर में कई सारे दीवारें होंगे, कमरे होंगे, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके का होता है आपका घर। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर की जो सीमा है, इसकी सीमा की पूरी लंबाई क्या होगी, तो आप क्या करोगे? इसकी सीमा बस ये सारी जोड़ोगे, है ना, इस वाले को जोड़ोगे, ऐसे ऐसे। आप अंदर के दीवारों को नहीं जोड़ोगे, ये सारे दीवारों को हम नहीं जोड़ते, है ना। तो सिर्फ बाहरी सीमा को जोड़ते हैं। अगर पूछा जाए कि सीमा की लंबाई क्या है, तो सीमा बस बाहर बाहर वाला होता है, अंदर की दीवारों को हम लोग नहीं मेजर करते परिमाप के लिए। क्लियर है सभी को? ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओगे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर था। चलो ठीक है। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है, अब हमारा है त्रिभुज का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो बिल्कुल वही बात है। हाँ, पाई की जगह 22/7 रखेंगे। पाई का मान 22/7 या 3.14 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब फिर देखो, सर उसको प्लस कर देंगे। हाँ पाई आर आप करोगे ना, मान लो, देखो फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। अगर इस तरीके का कोई आकृति है, ठीक, यह वाला, अगर इस पार्ट की आप बात करो, तो यह पार्ट क्या है? अर्धवृत्त है ना, ठीक है। यस सर। और अर्धवृत्त कुछ ऐसा होता है ना। तो आपको यह वाला तो नहीं जोड़ना है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए आपको बताया गया था पाई आर प्लस 2r, लेकिन हमें 2r वाला भाग नहीं जोड़ना है, ये वाला भाग नहीं जोड़ना है, तो सिर्फ पाई आर जोड़ेंगे। तो इन तीनों को जोड़ोगे, इसका मान और ये वाले का मान जोड़ लोगे, और पाई आर निकाल लोगे, है ना, पाई आर का वैल्यू निकाल लोगे, और इन तीनों का जो भी वैल्यू आएगा उसमें पाई आर को जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान आप क्या रखोगे? 22/7। और आर का मान क्या रखेंगे? आर तो इस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि इसका मान क्या दिया हुआ है, उसका आधा हमारा त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। चलो अब देखो, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? जिस तरीके से कोई भी, आपको तो बताएगा ना, कोई भी आकृति हो, उसके बाहरी सीमा की जो लंबाई होती है, जो भी भुजाओं की लंबाई होती है, बाउंड्री की जो लंबाई होती है, उसे ही परिमाप करते हैं। तो त्रिभुज के लिए भी वही होगा। मान लो अगर मैं कोई त्रिभुज बनाऊं, अभी आपको उदाहरण से समझाया भी गया था, अगर मैं कोई त्रिभुज बनाऊं, इसका नाम मैं दे रहा हूं ABC, है ना, ABC, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, है ना। इतना क्लियर है सभी को? क्लियर है? परिमाप काफी बार बताया जा चुका है आपको। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप A प्लस B प्लस C होगा। मान लो अगर तीनों भुजा की लंबाई दी गई है ना, एक भुजा की लंबाई A दी गई, दूसरी भुजा की लंबाई B दी गई, तीसरी भुजा की लंबाई C दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजा को सीधे सीधे जोड़ दोगे। अब देखो बात हो रही है भुजा की लंबाई की, है ना, भुजा की लंबाई की बात हो रही है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताओगे, आप सभी को पढ़ाया जा चुका है काफी पहले। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या नाम है? पहला नाम आपको याद होगा समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होगा? सम चतुर्भुज। कोई लिख रहा है सम चतुर्भुज, नहीं, चतुर्भुज के बारे में नहीं बोला जा रहा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो समबाहु हो गया। उसके बाद क्या बोलोगे? समद्विबाहु। आपको बताया ना, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर हो, है ना, ये सारी चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है। समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया गया था? विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, है ना, विषम बाहु त्रिभुज मतलब स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। ये सारी चीज पढ़ाई गई है, याद है आप सभी को? समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर, और विषम बाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती, सभी अलग अलग भुजा होती है ना। तो सभी के बारे में हम लोग देखते हैं अलग अलग करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज। हमारा पहला टॉपिक क्या है?
समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा, राइट एंगल की अगर बात करोगे तो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हमारा कोणों के आधार पर हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे अगर न्यून कोण, अगर मैं याद दिलाऊं तो आप बोल रहे हो न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज, और राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो ये कोणों के आधार पर अगर त्रिभुज पूछा जाए तो आप बोलोगे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ठीक है, समझ में आया रोशनी आपको? ठीक है, चलिए अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर, ध्यान से देखते जाइएगा। तो इसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से लाइन बना देने का क्या मतलब हुआ, तीनों भुजा बराबर है। तो मैं इसकी अगर एक भुजा दे दूं ए, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, यह भी ए हो जाएगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऐसा लिखोगे ना आप, ए प्लस ए प्लस ए बराबर 3a। समझ में आया? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओगे, अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना दूं और इसके सिर्फ एक भुजा दूं, कह रहा हूं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यह एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी एक जो भुजा है 5 मीटर के बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक आंसर आया है, 2 आंसर, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। 15 मीटर के बराबर होगा, है ना। तो 3a के बराबर होगा। अच्छा, ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है क्या? ठीक है, याद करोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद करोगे तो काफी आसान है। तीनों भुजा को आप जोड़ दोगे, है ना। तीनों भुजा को आप बोलोगे यह 5 मीटर, तो यह भी हमारा 5 मीटर होगा सर, यह भी 5 मीटर होगा। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों को आप जोड़ दिए तो 15 सेंटीमीटर आ गया, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा बराबर है। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ए बी सी, तो अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों भुजा अगर हमारी बराबर है तो इसे मैं अगर ए लिख रहा हूं तो यह भी ए हो जाएगा ना, और इस भुजा को मैं बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये भुजा को बी लिख रहा हूं, तो इसका परिमाप क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका परिमाप जो होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। मतलब ए का मतलब क्या हुआ, यह वाला भुजा, है ना, यह वाला भुजा। फिर ये वाला जो ए लिखा, यह क्यों लिखा, ये वाले भुजा के लिए लिखा, और ये बी क्यों लिखा, ये वाले भुजा के लिए लिखा। मतलब तीनों भुजा को मैं जोड़ दिया तो आपको होगी ये 2a प्लस बी के बराबर होगा। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, p बराबर 2a प्लस बी के बराबर होगा। समझ में आया 2a प्लस बी कैसे आया? फिर से वही बात की जा रही है, ये फॉर्मूला सीधे सीधे जरूरी है कि आप याद करोगे। हाँ, कोई भी इक्वल हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बताओ, कोई भी इक्वल हो सकता है, दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलो ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि और जगह रहे, 2a प्लस बी। चलो ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दूं, ठीक है, और इसका नाम दे दिया जा रहा है पी क्यू आर, और मैं आपसे बोल रहा हूं ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है। जल्दी से बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा इसका। ठीक है, तो आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आपका होगा क्या, सर अगर ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये 8 सेंटीमीटर लंबी है तो यह भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, है ना, यह भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करोगे, इसकी जो तीनों भुजा को जोड़ दो, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्या करोगे, 2a प्लस बी, यहाँ पर ध्यान दे दिया ए कौन सा है, ए है हमारा जो भुजा बराबर होती है,
देखो ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है ये जो दो भुजा बराबर है वही वाला है, और बी जो अलग वाला भुजा है वह है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आप दो तरीके से लिख सकते हो ना, जल्दी से आंसर बताओ कौन सा सही होगा। अगर मैं लिखूं इस त्रिभुज का परिमाप 2 इंटू 8 प्लस 4 के बराबर होगा, या परिमाप 2 इंटू 4 प्लस 8 के बराबर होगा, ये बताओ। अगर ये सही है तो ए लिखिएगा, ये सही है तो बी लिखिएगा। हाँ 8 को 2 बार गुना करेंगे ना, देखो 8 ये वाला सही होगा, क्योंकि ए का जो मान होगा जो बराबर भुजा है उसके बराबर होगा, तो 2 इंटू 8 होगा हमारा 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। ये वाला हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। ये समझ में आया सभी को? 2a प्लस बी, जब भी ये फॉर्मूला यूज करो ना तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला आप जब भी यूज करो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए 2a प्लस बी, तो इसमें a जो है ये बराबर भुजा को दिखाता है, और b जो है जो भुजा बराबर नहीं है उस वाले भुजा को दिखाता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपने सीखा 3a के बराबर होता है ना? सर ये समद्विबाहु फॉर्मूला, त्रिभुज का परिमाप हाँ बताओ। सर ये फॉर्मूला है 2a प्लस बी। अब फार्मूला भी कह सकते हो, या अगर इसको नहीं भी याद करोगे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी आपसे दिया जाएगा समबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, फिर ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन आपको नहीं भी अगर याद हो तो आप क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तीनों को जोड़ दोगे, है ना? अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, अगर मैं कोई एक बताने के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, कह रहा हूं कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो क्या इसका परिमाप आप नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना, आसानी से निकाल लोगे। बोलोगे सर ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और 4 प्लस 4 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो 4 4 8, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्या है, विषम बाहु। विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, जिसके सभी भुजा अलग अलग हो। तो अगर मैं कोई एक ऐसा त्रिभुज बना लूं, ठीक है, इस तरीके से कोई त्रिभुज बना लूं, तो ये तो आप सभी को पता है कि तीनों भुजा अगर बराबर है तो एक को मैं ए लिख दे रहा हूं, एक को मैं बी लिख दे रहा हूं, एक को मैं सी लिख दे रहा हूं, ठीक है? सभी भुजा बराबर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है? तो इसकी जो पेरीमीटर होगी, परिमाप होगी, ये क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तीनों भुजा को जोड़ दो, है ना? तो जो भी मान दिए रहेंगे, मान लो ए का मान दिया रहे 8 सेंटीमीटर, बी का मान दिया रहेगा 4 सेंटीमीटर, और सी का मान लो 2 सेंटीमीटर, तो सीधे सीधे आप इसको जोड़ दोगे, 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा को आप सीधे सीधे जोड़ दोगे, 8 4 12, तो 14 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया सभी कुछ? तो जो भी अभी पढ़ाया गया, ठीक है, जो भी पढ़ाया गया उसको एक पेज में समरी करके लिखा हुआ है, 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फिर बाद में अपने कॉपी में लिख सकते हो। देखो अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका परिमाप, भुजा ए है तो परिमाप 3a के बराबर होता है, ठीक है? अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं, देखना ध्यान से, दो बराबर भुजाएं ए है और जो अलग भुजा है वो बी है, तो इसका परिमाप 2a प्लस बी होगा, जहां ध्यान दीजिएगा ए हमारा बराबर वाला भुजा है। और स्केलर यानी विषम बाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजा को आपको जोड़ना होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया? 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी पोल सेक्शन में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, तो एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। देखो एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप क्या होगा? एक ट्रायंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा?
ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। ट्राई कीजिएगा। चलो 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और है, अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब मैं एंड कर रहा हूं पोल को, और देखो चैट सेक्शन ओपन है। तो देखो ये त्रिभुजाकार पार्क है ना, इस तरीके का पार्क आप सभी ने देखा होगा, है ना, ट्रायंगुलर पार्क है। अब इसकी एक भुजा देखो, ये 90 मीटर है, दूसरी भुजा 40 मीटर लंबी है, और तीसरी भुजा 70 मीटर लंबी है। तो आप किसी भी त्रिभुजाकार यानी त्रिभुजी तो है, तो इसका जो परिमाप होगा कोई भी आकार का होगा, तो इसकी तीनों भुजा को आप जोड़ दो, मतलब इसकी सीमाओं को आप जोड़ोगे। तो मैं क्या करूंगा, मान लो इसको नाम अगर दे दिया ABC, है ना, इसके नाम दे दें ABC, तो आप बोलेंगे इसका जो पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC के बराबर होगा, यानी 90 मीटर प्लस 70 मीटर प्लस 40 मीटर। तो आंसर क्या होगा, 90 में 70 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ा तो 160 मीटर मिला, और 160 में 40 को जोड़ा तो 200 मीटर मिला। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो ये तो समझ लिया आपने। अब ध्यान देना, अगर मैं एक खाली पेज पे इस तरीके से त्रिभुज बना दूं, और आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप आप बता सकते हो क्या, पेरीमीटर? हाँ या ना, इसकी पेरीमीटर बता सकते हो क्या? अजीत आप बोल रहे हो यस, कैसे निकालेंगे इसका परिमाप, कैसे ज्ञात करेंगे? नहीं ज्ञात कर सकते ना, इसका परिमाप आप नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि आप जब भी इसका परिमाप ज्ञात करना चाहो तो ये वाली भुजा की लंबाई नहीं दी गई है। तो आप मान लो अगर PQR लिख दी, तो आप बोलोगे PQ प्लस QP प्लस QR प्लस PR। तो यहां पर एक तो आप लिखोगे 15 सेंटीमीटर, यहां लिखोगे 12 सेंटीमीटर, प्लस PR का मान तो हमें नहीं पता, है ना, तो हम कहेंगे ये हमें नहीं पता, तो इसका परिमाप हम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूं, अच्छा बस 1 मिनट रुक जाइएगा, आपका क्लास बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है, बस इसके बाद होमवर्क नोट करेंगे। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूं जिसमें दो भुजा दे दूं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, अब इसका परिमीटर निकाल सकते हैं क्या, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, या Y या N? ये एक समकोण त्रिभुज है, अब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर हमें पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, PQR अगर आप लिखोगे तो मैं लिखूंगा PQ प्लस QR, है ना, QR प्लस PR, और यहाँ PR हमें दिख नहीं रहा, बट हम यहाँ पर कर्ण है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस वाले की भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले ज्ञात करोगे, फिर जाके पेरीमीटर ज्ञात करोगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है, तो इस पे आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी होमवर्क नोट करेंगे। तो आज का होमवर्क आपका है एक्सरसाइज 7.1, पेज नंबर 120 देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए।